मीन किराम, आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 और प्रोग्राम समाजी उलूम और तहकीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असगर ख़ान अस्करी। सामीन, आप इस प्रोग्राम को रिफा FM 102.2 के फेसबुक पेज पर देख भी सकते हैं। और ये प्रोग्राम चूँकि समाजी उलूम और तहकीक यानी सोशल साइंसेस और रिसर्च, समाजी उलूम में, सोशल साइंसेस में तहकीक का तरीक़ाकार क्या है। आप रिसर्च प्रपोज़ल लिख रहे हैं, आप रिसर्च थीसिस कर रहे हैं, तो ये समाजी उलूम में यानी सोशल साइंसेस में रिसर्च का तरीक़ा क्या है, इसको किस तरह से किया जाता है और इसी तरह से प्रपोज़ल किस तरह से लिखे जाते हैं, तो इसी मौजू के ऊपर इस प्रोग्राम में हम बातचीत करते हैं। आप भी अगर रिसर्च से मुतालिक और ख़ासकर सोशल साइंसेस में रिसर्च से मुतालिक कोई सवाल है आपका, तो सवाल आप कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। और ज़्यादातर हमारी कोशिश ये है कि जिस प्रोग्राम में जो टॉपिक्स कवर हो प्रपोज़ल से मुतालिक हो, चाहे वो रिसर्च थीसिस से मुतालिक हो, तो उसी के साथ अगर सवालात हो मुताबिकत रखते हो या उसी पोर्शन से मुतालिक हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा भी अगर सोशल साइंसेस के अंदर आपका कोई सवाल हो कि रिसर्च किस तरह की जाती है, प्रपोज़ल किस तरह से लिखे जाते हैं, तो उस पे भी आप सवाल कर सकते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर असद अली शाह साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में हम शुरुआत जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से करेंगे। जी जी। एक तो ये बता दीजिएगा कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इसकी अहमियत क्या है, और दूसरा ये कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है ये रिसर्च प्रपोज़ल में भी लिखा जाता है या रिसर्च थीसिस में भी लिखा जाता है, यानी दोनों में लिखा जाता है या सिर्फ एक में ही लिखना इसका ज़रूरी है? बेसिकली जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है ये आप कह लें कि एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है किसी भी रिसर्च में। ठीक है। ये प्रपोज़ल का भी हिस्सा होता है और ये थीसिस का तो ऑफ कोर्स हिस्सा होता है। प्रपोज़ल का हिस्सा इस तरीके से होता है कि आप जब प्रपोज़ कर रहे होते हैं कोई स्टडी, तो उसमें आप एक से ज़्यादा थ्योरीज़ को भी आप कंसिडर कर रहे होते हैं और अपने जो पीयर्स हैं, जो अपने सुपरवाइज़र्स हैं, उनका इंतज़ार करते हैं कि वो आपको फ़ाइनल गो अहेड दे। उसमें आप जब स्टडी करते हैं, जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं और थ्योरीज़ को देख रहे होते हैं, तो अपने डिसिप्लिन के लिहाज से आप 4-5 थ्योरीज़ को इन डेप्थ स्टडी करते हैं। अब एक ही फिनोमेना, एक ही जो चीज़ आप जिस पे रिसर्च कर रहे हैं वो डिफरेंट थ्योरीज से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में जैसे आप जो है वो मॉडर्नाइजेशन यूज़ करते हैं, लिबरलिज्म यूज़ करते हैं या कोई भी थ्योरी यूज़ करते हैं, तो आप एक ही फिनोमेना को आप डिफरेंट थ्योरीज लगा के एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आपको चॉइस ये होती है कि आप कोशिश ये करें कि एक आध थ्योरी ही उठाएं उसमें जो बेस्ट एक्सप्लेन कर सके। हर थ्योरी पे क्रिटिक भी है, आप क्रिटिक पढ़ लें। जब आप थ्योरी स्टडी करें तो उस पर जो क्रिटिक आती है वो उसको लाजमी पढ़ें। उससे आपको उस थ्योरी की लिमिटेशंस का अंदाज़ा होता है कि ये थ्योरी जो है ये बाकी सारी चीज़ों को तो एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन इस पर क्रिटिक ये कह रही है कि ये इस एक फिनोमेना में इस चीज़ को ये इग्नोर कर गई है या इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सही। तो आप फिर उस पे देखें कि आपकी स्टडी क्या उस पे फिट इन होती है या नहीं होती। यानी अगर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, अगर उस पे ज़्यादा उसको झुकाव है उसकी तरफ, जी जी, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर क्रिटिक की तरफ अगर ज़्यादा है तो फिर छोड़ दीजिए, तो फिर आप छोड़ दी जाए। और स्पेशली उस स्पेसिफिक टॉपिक एरिया में अगर उस टॉपिक एरिया को वो फुली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, उसमें कोई कमी है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आपके हक में नहीं जा रही, तो आप उसको छोड़ दें। लेकिन आप जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जो आपकी थीसिस का और प्रपोज़ल का हिस्सा है, उसमें आप लाजमी मेंशन करें कि मैंने 3 या 4 थ्योरीज़ को, 5 थ्योरीज़ को कंसिडर किया, इनको स्टडी किया, और ये 3, 4 या 5 थ्योरीज़ जो हैं वो मेरे इस फिनोमेना को सारी एक्सप्लेन कर रही हैं। लेकिन जो सबसे बेहतर थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है, जो फिट इन हो रही है मेरी स्टडी से रिलेटेड, वो ये वाली थ्योरी है। और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए आप फिर और पेपर्स को साइट करते हैं कि इस पेपर में भी इस तरीके से इस थ्योरी को यूज़ किया गया है जो मेरे रिलेटेड है, इस पेपर में भी इसने किया और इस पेपर में भी इसने किया। सही। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लिखते हुए स्कॉलर्स ने साइटेशन भी डालनी है? जी बिल्कुल डालनी है। बिल्कुल, आप जिसकी थ्योरी यूज़ करें, ज़ाहिर है थ्योरी छोटी चीज़ तो है नहीं। ओवर द पीरियड कई थ्योरीज को सदियां लगती हैं बनते हुए, कईयों को यानी डेकेड्स लगते हैं, तो वो आप फिर उसको
साइड करेंगे तो उसकी पावर बनेगी। थ्योरी ज़ाहिर है वेल नोन, थ्योरी तो होती ही वेल नोन है। जब आप थ्योरी का नाम लिखेंगे तो लोगों के जहन में बिल्कुल आ जाएगा कि ये फलां की थ्योरी है, लेकिन आपने भी बताना है कि ये इस प्रोफेसर ने या इस थ्योरिस्ट ने ये थ्योरी जो है वो बनाई थी और ये मेरे स्टडी को इस तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। सही। आप रिलेशनशिप बनाते हैं। और एक और मैं आपको छोटा सा एक फिनोमेना बताता हूँ जो कि पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एमएस के लिए भी, कि आप थ्योरी को विजुअलाइज करें, आप उसका एक फ्लो चार्ट बनाएं थ्योरी का, उसके पॉइंट्स प्रैक्टिकली आप जी प्रैक्टिकली एक्सप्लेन मैं आपको बताता हूँ। जैसे फ्लो चार्ट आप विजुअलाइज करते हैं कि आप उसके हर एक कंपोनेंट को अलग अलग लिखें, ठीक है, और फिर उसका एक फ्लो चार्ट बनाएं कि एक थ्योरी होती है वो कहाँ से कैसे आपके जो स्टडी है उसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही है, पूरा आप एक फ्लो चार्ट के जरिए उसको लिखें कि ये स्टेप वाइज है कि ये इधर से शुरू हुई मेरी रिसर्च और इधर से इधर आई, ये थ्योरी इसको यहाँ से सपोर्ट कर रही है, ये थ्योरी इसको यहाँ से सपोर्ट कर रही है। तो उसमें पूरे का पूरा आप विजुअलाइज कर लेंगे और आपको अपनी अंडरस्टैंड बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी उसमें। सही। तो आप समझाने में भी, लोगों को समझाने में भी आपको बहुत आसानी होगी। सही। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लिखते हुए कोई साइटेशन की मकदार मौजूद है, यानी एक्सटेंडर के जब आप प्रपोजल लिखते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में तो आपको इतने साइटेशन डालनी चाहिए। थीसिस में जब आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लिखते हैं तो उसमें आपको कितनी साइटेशन डालनी चाहिए, इस तरह का कोई स्टैंडर्ड है? नहीं, इसमें मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि अगर आप 4 से 5 थ्योरीज को स्टडी करें और उनको बताएं कि मैंने अपनी रिसर्च से रिलेटेड ये थ्योरी स्टडी की है, लेकिन इन सारी थ्योरीज के एक्सप्लेन करने के बावजूद मैं समझता हूँ या समझती हूँ कि ये जो एक पर्टिकुलर थ्योरी है ये बेस्ट मेरी स्टडी को एक्सप्लेन करने में कामयाब हो रही है, तो मैं इसको यूज़ करें। अब उसमें जाहिर है जो थ्योरी आप डालेंगे उसको साइट करेंगे, ठीक है। फिर जब आप जस्टिफाई कर रहे होंगे उस थ्योरी को तो आप उसको जस्टिफिकेशन में भी फिर साइटेशन यूज़ करेंगे दूसरे आर्टिकल से कि इस आर्टिकल में इस ऑथर ने इस थ्योरी को इस तरीके से यूज़ किया, इस आर्टिकल में इस ऑथर ने, तो इस तरह 3-4 लोगों को 5 लोगों को आप फिर साइट करते हैं कि उन्होंने इस थ्योरी को इस तरीके से यूज़ किया, तो वो आपकी थोड़ी सी पावर बन जाती है, उसमें थोड़ा सा वजन आ जाता है। सही। तो मतलब ये हुआ कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो प्रपोजल का या थीसिस का वो हिस्सा है कि जिसमें स्कॉलर बताता है कि मैं कौन से नज़रिए के तहत, थ्योरी के तहत ये काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, एक इसका प्रपोजल का और उसका भी एक अहम हिस्सा जो है वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जी जी। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने का कि इसमें जिस तरह आपने एब्स्ट्रैक्ट को बड़ी खूबसूरती के साथ आपने या लिटरेचर रिव्यू को कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो पहले तो ये है कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, ठीक, और दूसरा ये है कि इसको लिखने का तरीक़ाकार क्या है। दोनों की आप अगर अलग अलग भी कर लेते हैं, प्रपोजल में भी और थीसिस का भी, ताकि लोगों की समझ में आ जाए। देखिए, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये आपका सेलिंग पॉइंट है। ये आप कोई भी आइडिया सेल करने जाते हैं किसी के सामने, जो मतलब कि आप कोशिश करते हैं कि वो आपका आइडिया बाय कर ले। सही, जिस तरह बाजार में आवाज़ लगाते हैं, हाँ, कि जी ये चीज़ ले लो, ये इतने की है। तो जब आप ये कहते हैं ना इतने की है, तो इसका ये मतलब है कि वो बाकियों से मैं बेहतर ये कर रहा हूँ, ठीक है, और बाकी इतने में नहीं दे रही, और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, अगर कपड़े बेच रहे हैं तो इसका रंग नहीं उतरेगा, उसकी क्वालिटी बताते हैं। जी जी। अब जो आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, मसलन प्रॉब्लम क्या है कपड़ा बेचते हुए कि जी इसका रंग उतर जाता है कपड़े का, तो आप कहते हैं कि नहीं इसका रंग नहीं उतरेगा। फिर प्रॉब्लम क्या है जी वो महंगा है, तो आप कहते हैं नहीं इसकी प्राइस भी अच्छी है। तो इसी तरह आप जब कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं तो आप पहले तो ये बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सही, ठीक है। जब आप प्रॉब्लम उसको बता लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड करा लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है, फिर आप बताते हैं इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूँगा। तो एक बड़ा सा पैराग्राफ जो है वो रिकमेंडेड होता है इसमें कि आप जो प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, पहले तो आप उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें ना कि प्रॉब्लम है भी, एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। समटाइम्स तो बंदा हवा में ही मार रहा होता है, लेकिन वो प्रॉब्लम होती नहीं है,
लेकिन उसको समझ रहा होता है कि प्रॉब्लम है, मतलब उसके जहन में चल रही होती है। लेकिन जब वो स्टडी करता है तो अगर स्टडी किए बगैर उसने लिख दी तो ज़ाहिर वेग ही होगी, लेकिन स्टडी करता है तो उसे पता चलता है कि तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो मैं वैसे ही सोची थी प्रॉब्लम है। वो जो जिस तरह बच्चे जिस तरह कहते हैं कि जी मैदे में दर्द है, लेकिन हाथ यहाँ रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना, मैदे को आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हाथ दर्द मैदे में। बिल्कुल। और फिर आप उसको जस्टिफाई भी करेंगे, एक्सक्यूज मी, कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, और फिर आप उसको साबित भी करते हैं कि एग्जिस्ट करती है। अगर आपने ये साबित कर लिया कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो फिर आपको स्टडी करने का अलाउ किया जाएगा कि आप ये स्टडी चलें, इस प्रॉब्लम को सलूशन दें, इसका कोई हमें बताएं कि ये कैसे सॉल्व करें। सही, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली तो दोनों में लिखते हैं, मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी या प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सिग्निफिकेंस ये होती है कि आप उसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है, और फिर आपकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी उसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंस होती है स्टडी की। तो ये 3-4 चीज़ें, जैसे आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं, इसी तरह आप सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी लिखें, और फिर आप लिमिटेशन का भी हिस्सा डालें इंट्रोडक्शन में ही। अच्छा। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप डालेंगे तो आपकी रिसर्च के एक कोहेरेंस बनेगी कि पहले आप प्रॉब्लम बताते हैं, फिर उसमें बताते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर आप उस बताते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या, इसका फ़ायदा कम्युनिटी को क्या होगा, मेरे कंट्री को क्या होगा, मैं एग्जिस्टिंग लिटरेचर में जो इजाफा कर रहा हूँ उसमें क्या फ़ायदा होगा लोगों को, मेरी कंट्रीब्यूशन क्या होगी। ठीक है। तो फिर लिमिटेशन भी बताते हैं कि मैं अगर फॉर एग्जांपल आप डाटा कलेक्ट करते ज़्यादा लोगों से तो ज़्यादा हॉलिस्टिक व्यू आता है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया। इस तरह की लिमिटेशंस होती हैं, टाइम लिमिट होता है आपके पास कि लिमिटेड टाइम में मैं ये कर नहीं पाया, या आप अगर एक कंट्री की स्टडी कर रहे हैं तो अगर 2-3 कंट्रीज़ की एग्जांपल लेते तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आप ले सकते थे। तो ये लिमिटेशंस में ही आता है ना कि आपने एक कंट्री, तो लिमिटेशंस को भी आप बयान कर दें। ठीक है, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टडी में। आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर आपकी सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, और फिर लिमिटेशन। तो इनको लोग इग्नोर कर देते हैं। जी जी, तो ये आप इग्नोर ना करें। सही। ये जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या सिग्निफिकेंस है, डॉक्टर साहब इसके लिए भी यानी किसी और रिसर्च से हेल्प लेनी होगी? जी बिल्कुल, आप पढ़ें ना, दूसरी रिसर्चेस पढ़ें, साइटेशन वहाँ से भी डालनी पड़ती है। जरूरी नहीं है कि आप इसमें साइटेशन डालें, ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ के लिखेंगे तो वो आपका उसका वजन होगा ना, कोई आप बुनियाद बनेगी। क्योंकि प्रोफेसर ने तो सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है, आप उसको तो ब्लफ नहीं कर सकते। ठीक है, जब आपके सामने 2-3 प्रोफेसर बैठे हुए हैं या एक भी बैठा हुआ है, तो आप जब उसको बताएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं है, तो आप सोच रहे होंगे कि यार इसने पता नहीं मेरे साथ को खानदानी दुश्मनी लगा ली। हालांकि वो आपको, यानी उसने तो सारा कुछ पढ़ा हुआ है, वो आपको गाइड करने के लिए बैठा हुआ है, उसने दुश्मनी नहीं रखी हुई आपसे। तो आप उसकी बात सुने, गौर से सुने, और आप थोड़ा सा पढ़ के जाएं उसके पास पूरा। अगर वो कहते हैं जी कि ठीक है ये नहीं है, आप कहते हैं कि सर क्यों नहीं है, वो कहते हैं कि ठीक है आपने ये जो प्रॉब्लम है ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, देखें ये प्रोडक्ट भी बन गई है, इस पे ये रिसर्चेज हुई हैं, वो रिसर्चेज हुई हैं। आप कहते हैं कि ठीक है सर ये हुई हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर एरिया है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ इसमें ये चीज़ नहीं है, गैप है इसमें। यानी अगर आप उसको कन्विंस कर लेते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ के नहीं गए हुए तो आप कन्विंस कैसे करेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि उसमें ऑलरेडी कितनी रिसर्चेज हुई हैं। तो मतलब ये है कि सुपरवाइजर को इत्मीनान दिलाने के लिए प्रीवियस स्टडी का जो बड़ी ज़रूरी है, पढ़ के जाएं, मतलब वरना आप बेइज्जती होगी और बात जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। डॉक्टर साहब अब हम आते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव पे। जी जी, ये भी एक अहम पोर्शन, यानी तमाम चीज़ें अहम है, लेकिन ये है कि ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है इसकी मानी मफहूम यानी ये है क्या चीज़, और रिसर्च ऑब्जेक्टिव को लिखने का तरीक़ाकार ख़ुसूसन दोनों के अंदर, अगर हमें प्रपोजल को भी और थीसिस के अंदर भी। और दूसरा ये है कि क्या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो है थीसिस और प्रपोजल के अंदर दोनों सेम हो सकते हैं, या मिसाल के तौर पर आप प्रपोजल के अंदर 2 रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं, वहाँ थीसिस के अंदर 3 डाल देते हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है या नहीं? जो आपके प्रपोजल के ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव आपने वहाँ भी डाल देने हैं? देखें जो ऑब्जेक्टिव हैं वो तो एक ही रहेंगे। अगर आपने 2 वहाँ पे डालें तो आप एक्स्ट्रा अगर एक और थीसिस में डालेंगे तो वो तो कहेंगे कि आपने प्रपोज तो ये किया था, तो ये एक्स्ट्रा क्यों डाल लिया। ठीक है, लेकिन अगर मजबूरी है और आपको सुपरवाइजर ने कहा है कि ये ऑब्जेक्टिव भी डालना है, सही, तो फिर आप ऐड करना पड़ेगा। ज़ाहिर कंसल्टेशन से आप करें तो ठीक है, लेकिन अगर
अपने पास एक और ऑब्जेक्टिव डाल देते हैं उनसे पूछे बगैर, तो फिर तो वो एतराज़ करेंगे क्या ये एक्स्ट्रा किधर से आ गया। तो अब बेसिकली जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है और आप कहीं और निकल रहे होते हैं, आपकी रिसर्च कोई और चीज़ साबित कर रही होती है। तो जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव या आपने क्वेश्चन का भी इसमें अगर हम ऐड कर लें, तो जो स्कोप है आपकी स्टडी का, जो ऑब्जेक्टिव है, ये बेसिकली एक बाउंड्री लाइन बनाती है आपकी रिसर्च स्टडी की। अच्छा। पूरी एक बाउंड्री बना देती है कि आपने इस बाउंड्री के अंदर रह के रिसर्च करनी है। अच्छा, यानी ये आपके जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, बस रिसर्चर की जो है ये चार दीवारी होगी, ये चार दीवारी है बिल्कुल। तो रिसर्चर अपने आप को उस चार दीवारी, देखें ना, जो रिसर्च है, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं कि वो रिसर्च को कवर ही नहीं कर पाते जी, उसका स्कोप इतना बढ़ जाता है, इतना फैला देते हैं कि वो खुद उनसे कवर नहीं हो रही होती। तो इसको एक बाउंड्री लाइन बनाने के लिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर रिसर्च का ये है, इसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, और इसी के अंदर रहते हुए मैं सारा कुछ इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि देखें, रिसर्चेज तो लाखों रिसर्चेज हो रही हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, और एक एक टॉपिक पे हजारों रिसर्चेज डेली निकलती हैं, लेकिन उस टॉपिक के अंदर भी स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जो बहुत बारीकी होती है, छोटी छोटी चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे होते हैं, दुनिया हर तरह के। तो आप अपनी बाउंड्री लाइन जब तक नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप नहीं आगे जाते हैं। अच्छा, अब रिसर्च क्वेश्चन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ होती है। क्वेश्चन ये होता है कि आप क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, और जो ऑब्जेक्टिव है उसी को स्टेटमेंट की फॉर्म में आप लिख देते हैं, ठीक है। तो जो रिसर्च क्वेश्चन, अच्छा रिसर्च क्वेश्चन वो होता है जिसमें थ्योरी एम्बेड हुई होती है। ये मैं आपको एक बारीकी बता रहा हूँ कि अगर आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑलरेडी आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डिसाइड कर चुके हैं, तो उस थ्योरी के जो की एलिमेंट्स हैं, अगर वो आप रिसर्च क्वेश्चन में डाल दें, तो इससे खूबसूरत रिसर्च क्वेश्चन आप नहीं बना सकते। अच्छा। मैं आपको बारीकी अंदर की बात बताता हूँ, और वो रिसर्चर्स इसको बहुत पसंद भी करते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश ये करें कि रिसर्च क्वेश्चन टू द पॉइंट हो, बिल्कुल, यानी कि एग्जैक्ट हो जो आप पूछना चाह रहे हैं। मसलन ये नहीं होगा कि पूछ कुछ और रहे हैं और जवाब कुछ और दे रहे हैं। ये अक्सर होता है स्टूडेंट्स के साथ कि वो रिसर्च क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे होते हैं और फिर ड्रैग करके कहीं और ले जाते हैं। तो हम जब एज एक्सटर्नल जाते हैं तो हम ये उनसे पूछते हैं कि जो आपने रिसर्च क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, क्या उसको आंसर कर दिया आपने, यानी अपनी रिसर्च में उसको आंसर किया है, या आप किसी और बात का आंसर कर रहे हैं जो आपने पूछा ही नहीं, ठीक है। तो मोस्टली लोग जो हैं वो इसमें प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं कि वो चूंकि उनकी रिसर्च जो है वो इधर उधर ड्रैग कर जाती है रास्ते में, इतना वो खोल लेते हैं अपने लिए महाज। तो बस वो ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चन बड़ा मोहतात होकर बनाएं और अपनी फील्ड खुद से मुकर्रर करें, बाउंड्री लाइन, और फिर उस बाउंड्री लाइन के अंदर बिल्कुल एज टू एज जाएं, यानी कि उसमें कोई चीज़ छोड़े ना, यानी कि आपको उसके रिलेटेड कोई भी पब्लिकेशन हुई है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने साइट नहीं भी की, आपको पता ज़रूर होनी चाहिए। सही। तो डॉक्टर साहब, कभी हम देखते हैं कि रिसर्च प्रपोजल का जब डिफेंस होता है या रिसर्च थीसिस का डिफेंस होते हैं, तो जो एग्जामिनर होता है, सुपरवाइज़र वगैरह जो भी होते हैं, वो आते हैं तो वो कहते हैं जी आपका जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, तो वो कहते हैं कि जी इसमें तो पूरी दुनिया पे स्टडी हो गई है और ये हो गया वो हो गया है, तो वो स्कॉलर घबरा जाता है। तो कभी वो जवाब भी दे देता है कि जी मैं तो सिर्फ पाकिस्तान की कंटेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या ये एक सही आंसर हो सकता है? नहीं, देखें, तो पाकिस्तान में कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में डालें ना। अच्छा। मतलब कई लोगों ने वो ऑब्जेक्टिव में नहीं डाला होता, इसलिए वो सुपरवाइजर आपको चीखते हैं कि यार भाईजान आप इसको स्टडी कर रहे हैं तो इसको लिखें ना। अच्छा। जो आप कह रहे हैं वो लिखें भी तो सही ना। अच्छा। कई लोग कहते सही हैं, हाँ। अब स्टूडेंट को खुद अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन वो लिख नहीं पाते वो उसको। सही। तो आप टू द पॉइंट, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपने अपनी जो बाउंड्री लाइंस हैं वो इतनी क्लियर डिफाइन करनी है कि जो आगे एग्जामिनर बैठा हुआ उसको कोई कंफ्यूजन ना हो। उसने तो ढूंढनी है चीज, ऐसी चीज कि आपको वो आइडेंटिफाई कर सके, गैप्स उसने गैप आइडेंटिफाई कर सके, ताकि वो आपकी रिसर्च को इम्प्रूव कर सके। क्योंकि देखें, जो रिसर्चर होता है, जो स्टूडेंट है, वो सुपरवाइजर की रिस्पेक्ट होती है उसकी। अगर उसकी इज्जत खाक में मिलाना चाहे तो वो गलत मलत वो प्रेजेंट करेगा तो किसकी इंसल्ट होगी? ज़ाहिर है सुपरवाइजर की होगी। स्टूडेंट को तो वैसे ही कुछ नहीं आता, तो जो एग्जामिनर आता है उसके आगे भी तो सुपरवाइजर बेचारा वो
डॉक्टर साहब, ये मसला जो है ये फिर रिसर्च क्वेश्चन में भी आता है। जी बिल्कुल ऐसे रिसर्च क्वेश्चन में भी आते हैं तो वो कहते हैं, सुपरवाइज़र जो है वो पूछता है कि जी आप तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं लेकिन आप तो सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद हैं, आप तो सिर्फ पंजाब तक महदूद है, या तो सिर्फ आप इस्लामाबाद तक महदूद है। तो फिर क्वेश्चन के अंदर भी यही क्लियरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल क्लैरिटी, बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन लिखें, जो आप पूछना चाह रहे हैं वो लिखें। मतलब ये नहीं कि आपके दिल में हो लेकिन आपने लिखा ना हुआ। तो इसलिए पूरे, अगर एक क्वेश्चन से आपकी बात नहीं बनती तो आप उसके सब क्वेश्चन पूछ लें, सही, और क्वेश्चन लिख दें उसमें, ठीक है। डॉक्टर साहब, प्रपोजल के अंदर रिसर्च ऑब्जेक्टिव या रिसर्च क्वेश्चन अगर हम उसको ज़रा कैटेगराइज भी कर लें कि अगर कोई एकेडमिक तौर पर सोशल साइंसेज में रिसर्च कर रहा है और वो प्रपोजल लेकर आए, तो प्रपोजल में उनके एमएस में या हम पीएचडी में उनके रिसर्च ऑब्जेक्टिव अंदाज़तन कितने होने चाहिए, स्टैंडर्ड जो मेयार है, और उसके रिसर्च क्वेश्चन कितने होने चाहिए? देखें, जो आइडियली मैं तो कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स को कहूँ कि एक ही बनाएं, एक ही रिसर्च क्वेश्चन लिखें, कॉम्प्रिहेंसिव लिखें, एक ही लिखें और एक ही ऑब्जेक्टिव बनाएं। और अगर बहुत ज़्यादा मजबूर हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं तो 2 लिख लें या मैक्सिमम 3 पे चले जाएं। लेकिन जितना आप ज़्यादा उसको फैलाएंगे उतने आप खुद फंसेंगे, ठीक है। तो इससे बेहतर यह है कि आप कम से कम रिसर्च क्वेश्चंस पे जाएं, 1 से शुरू करें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2 पे चले जाएं, सही, और बहुत ही ज़्यादा इशू है तो 3 पे जाएं, लेकिन ज़्यादा ना जाएं। अब देखें, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें तो आप रिसर्च क्वेश्चन लिखते हैं, जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में जाते हैं तो हाइपोथेसिस लिखते हैं, और हाइपोथेसिस में लोग 10-10 हाइपोथेसिस लिख के ले आते हैं जी, ठीक है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि इसको, या देखें, हाइपोथेसिस को आपने या वेरीफाई करना होता है या नलिफाई करना होता है, ठीक है ना, या उसको सही साबित करना है या उसको गलत साबित करना है, ठीक है। तो आप 10 हाइपोथेसिस पे आप काम करेंगे तो 10 टेस्ट लगाएंगे ना फिर आप, जी, ठीक है। तो इसी तरह रिसर्च क्वेश्चन भी है, अगर आप 10 रिसर्च क्वेश्चन लिख के ले आते हैं तो आप सोचें कि आपकी बाउंड्री कितनी बढ़ गई है और आपने कितनी ज़्यादा स्टडी करनी है। तो आप तो एक पीएचडी की रिसर्च है जिसको 3-4 साल में आप करना चाह रहे हैं, तो आप 10 रिसर्च क्वेश्चन लिख के लें तो ये तो 10 साल का प्रोजेक्ट बन गया ना आपका, सही, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये मैं क्वेश्चन दोबारा इसी से करता हूँ कि ये जो आप सजेस्ट करते हैं कि मुझे जहाँ तक वो लग रहा है कि बस 2 तक ही महदूद रही है, बिल्कुल, तो ये पीएचडी और एमफिल दोनों के लिए बिल्कुल ऐसे कि वो यहाँ तक रहे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी प्रोग्राम जब हम शुरू कर रहे थे, बल्कि गुज़श्ता एपिसोड में जब हमने बात की थी, तो आपने बिल्कुल एक तरतीब के साथ बता दिया था कि आपने प्रोपोज़ल को किस तरह से लिखना है। जी जी। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो तरतीब है, क्या ये एक दूसरे के साथ लिंक होना ज़रूरी है? जी जी। यानी प्रोपोज़ल का इसी तरतीब के साथ एक दूसरे के साथ लिंक होना ज़रूरी है? मिसाल के तौर पर अगर मैं लिख रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, उसके बाद जो है रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, फिर रिसर्च क्वेश्चन, तो इसी तरह एक दूसरे को साथ लिंक करना ज़रूरी होता है? जी देखें, जब आप राइटिंग करते हैं ना तो जैसे मोती पिरोए होते हैं ना, हाँ, एक तरतीब के साथ, तो आप उसी तरतीब से जाते हैं, कोहेरेंस बनती है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक रिसर्च प्रपोजल या थीसिस लिखते हैं तो आप शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, और इंट्रोडक्शन में भी आप शुरू करते हैं कि मैं क्यों इस टॉपिक पे यानी आमादा हुआ हूँ काम करने के लिए, या मेरा शौक़ क्यों पैदा हुआ। तो आप वो अपनी बात लिखते हैं, अपनी चीज़ से शुरू करते हैं, फिर आप इसका बैकग्राउंड देते हैं इंट्रोडक्शन के बाद कि जी ये पहले किन किन लोगों ने इस पे काम किया है वो बताते हैं, ठीक है। तो इस तरह करते 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 फिर आप अपनी स्पेसिफिक एरिया पे आते हैं। अब जब स्पेसिफिक एरिया पे आते हैं तो फिर आप कहते हैं कि इस स्टडी में ये जो प्रॉब्लम है, इस सारे ये जो फिनोमेना है, इसमें ये प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई की है, ये गैप है स्टडी में, इसको मैं फिल करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी कंट्रीब्यूशन देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो कंट्रीब्यूशन कैसे देना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ मैं स्टडी करूँगा, ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं, फिर उसमें उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड रिसर्च क्वेश्चन को आप डिफाइन कर देते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को मैं पूरी रिसर्च में आंसर करूंगा। और फिर कैसे करूंगा, फिर आप मेथोडोलॉजी बताते हैं, ठीक है। मेथोडोलॉजी में आप ये बताते हैं कि मैं डाटा कैसे कलेक्ट करूंगा और उसको एनालाइज कैसे करूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जो आपने मेथोडोलॉजी डिफाइन की है कि मैं कैसे करूंगा, वो करके दिखाएंगे,
बिल्कुल ठीक है। तो कोहेरेंस बन रही है ना, एक जी, पूरी बिल्कुल, तरतीब बन रही तरतीब बन है। रही फिर आप डाटा जब कलेक्ट करते हैं तो मेथोडोलॉजी का दूसरा हिस्सा आता है कि उसको एनालाइज कैसे करेंगे। फिर आप बताते हैं कि ये लो, ये एनालाइज करके मैंने दिखाया, ठीक है। तो फिर आप फिर उसको कंक्लूड करते हैं। जी। देखिए 2 चैप्टर आपने जो मेजर चैप्टर लिखने हैं ना, वो 2 ही आपके चैप्टर्स हैं। एक आपका डिस्कशन का चैप्टर है जो खुद करने हैं, जो खुद करने हैं और एक आपका कंक्लूजन भी आपने उसी की बेस पे लिखनी है। लेकिन मेजर चैप्टर आपको वो आपका डिस्कशन वाला ही है जो आपने करना है। देखें आप लिटरेचर रिव्यू किसी का उठा रहे हैं, मेथोडोलॉजी किसी की उठा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आपने रेफरेंसेस किसी के उठाने हैं, कंक्लूजन आपने ओवरऑल लिख देनी है। तो जो डिस्कशन है, इवन रिजल्ट्स जो हैं, वो तो डाटा किसी का आपने उठाया, उसके रिजल्ट्स लिख दिए, जी बिल्कुल। तो बस डिस्कशन ही रहता है जो आपने लिखना है। अच्छा मजे की बात कि पूरे थीसिस में, मैं एमएस के कुछ थीसिस मेरे पास पिछले अरसे में आए, तो उन्होंने एक 1.5 पेजेस लिखे हुए सिर्फ डिस्कशन में। उन्होंने रिजल्ट को ही सारा कुछ उजागर किया। तो ये हम इस पे पूरी एपिसोड एक करेंगे तो जी बिल्कुल कि रिजल्ट्स और डिस्कशन में फर्क क्या है, क्योंकि लोग उसी को रिजल्ट को डिस्कशन बना लेते हैं और उसी को पेश कर देते हैं। तो इस पे हम कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी एपिसोड के अंदर हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चंस, ये हमने कर लिए और जितने सवालात मुझे आते थे वो भी मैंने कर दिए। इसके अलावा अगर इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आप कोई और जो है बताना चाहते हैं या गाइड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स? देखें जो लिटरेचर रिव्यू है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जितना अपनी स्टडी को बड़ा करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे। लेकिन जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैंने 18 घंटे भी एवरेज मैंने स्टडी की, और जिसकी वजह से मेरी नज़र भी कमज़ोर हो गई और बहुत ज़्यादा मुझे, अब तो लोगों को यानी कि बड़ी आसानी मुयस्सर आ गई है कि कंप्यूटर्स में वो स्क्रीन दूर रख के बड़े टीवी पे भी डिस्प्ले करा लेते हैं ये वो। लेकिन हमारे टाइम में आपको पता है कि किताबें पढ़ना और फिर उस पर गौर करके उसको पूरी रात दिन हम किताबों के आगे बैठे होते थे, फिर उनके नोट्स बनाना। हमारे पास सॉफ्टवेयर आए थे लेकिन देर से आए थे। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि आप अपनी स्टडी को जितना फैला सकते हैं उतना फैलाएं, ताकि उसके बारे में हर तरह की चीज़ आपको पता हो। अच्छा इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने टॉपिक एरिया पे ही स्टडी करें। आप जो पीएचडी का स्कॉलर है या एमएस का है, वो हर तरह की चीज़ें पढ़ें। और मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि स्पेशली अखबारात जो होते हैं, अच्छा, उनके आप अगर कॉलम्स पढ़ना शुरू कर दें, आप न्यूज़ ना पढ़ें बेशक, लेकिन कॉलम्स में एडिटोरियल पेज जो है, खासकर अंग्रेजी अखबार, उर्दू दोनों पढ़ें, दोनों, क्योंकि हमारे यहाँ चूँकि उर्दू अखबारात में भी बहुत अच्छे लिखारी हैं। अंग्रेज़ी में ये है कि बहुत कम अंग्रेज़ी में लिखते हैं लोग, तो 1-2 अखबारें हैं जो अंग्रेज़ी में लिखती हैं। लेकिन उर्दू भी पढ़ें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो, जो दुनिया किस तरफ जा रही है, लेटेस्ट ट्रेंड्स का आपको पता चले। और आप ये देखें ना, जो किताबी कीड़े होते हैं ना, मतलब बुक वर्म जिन्हें हम छेड़ते हैं, ठीक है ना, आपने वो भी नहीं बनना। आपने ये नहीं कि बस वो उसी में घुस जाना होगा, आपको ये भी पता हो कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और सवाल मेरे जहन में आ गया। जी प्लीज़। एक जब हम रिसर्च करते हैं, एमएस है, पीएचडी है, तो इसमें एक तो रिसर्च आर्टिकल को पढ़ना होता है और एक बुक्स। जी। तो इसमें रिसर्च आर्टिकल का कितना हिस्सा होना चाहिए और बुक्स का कितना हिस्सा होना चाहिए? जी। अब हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि बुक्स बहुत कम। लेकिन जो बुक है ना, जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और जो आपको मेथोडोलॉजी है, इसके लिए तो आपको बुक्स लाजमी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि थ्योरीज आपको पिछले थ्योरिस्ट की मिलेंगी। अच्छा, ठीक है ना। आर्टिकल्स में भी थ्योरीज का जिक्र होता है, लेकिन थ्योरीज बहुत कम उसमें साइट होती हैं, और थ्योरीज पे बहुत छोटा सा एक एरिया लिखा जाता है उसमें, वो सिर्फ उसकी हद तक लिखा जाता है जो उसने वो पेपर में स्टडी किया होता है। सही। अगर आप उसमें अगर पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको बुक स्टडी करनी पड़ेगी। सही। ठीक है, और थ्योरी के लिए भी और मेथोडोलॉजी के लिए भी। अच्छा, ठीक है। तो बुक्स आपको लाजमी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। तो जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे और मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे तो फिर आप बुक सजेस्ट करेंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल। हम उस पर बात करेंगे ना। मैं स्पेशली मेथोडोलॉजी पे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऑथर्स को आप पढ़ें, सोशल साइंसेज के कौन से बड़े ऑथर्स हैं जिन्होंने पूरी मेथोडोलॉजी डिफाइन की हुई है।
तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बल्कि मैं आपको रिसोर्सेज दूंगा भी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, और यही मौज़ूआत अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम मेथोडोलॉजी के ऊपर जो है वो बात करेंगे, क्योंकि मेथोडोलॉजी जो है वो बहुत वसी व अरीज़ है उस पर, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। सामीन किराम, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। इसी प्रोग्राम के अंदर हम समाजी उलूम और तहक़ीक़ के हवाले से बात करते हैं। आपका भी अगर कोई सवाल हो, चाहे वो मेथोडोलॉजी के हवाले से है, चाहे वो लिटरेचर रिव्यू के हवाले से, बल्कि इस प्रोग्राम में तो हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन को कवर किया। तो ख़ुसूसन अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें सवाल जो है वो लिख सकते हैं, और वही सवाल हम डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे, ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स है, ख़ुसूसी तौर पर ये प्रोग्राम डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि इसमें जो एमफिल के स्कॉलर्स है, पीएचडी के स्कॉलर्स है, उनके जो रिसर्च कर रहे हैं समाजी उलूम में, सोशल साइंसेज में, उनके प्रॉब्लम्स जो है वो उनको बता दिए जाए, और कुछ न कुछ जो है रिफा FM 102.2 जो है वो भी उनके साथ कंट्रीब्यूट कर सके। इस प्रोग्राम को आपकी समातों तक पहुंचा रहे थे हमारे स्टूडियो इंजीनियर वाजिद महमूद साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आप सुनते रहिएगा रिफा FM 102.2। असगर खान अस्करी को इजाज़त, अल्लाह ने कहबान।